नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है रिग्रेशन यूज एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। इस रिग्रेशन लेक्चर सीरीज़ में मैंने अब तक रिग्रेशन के इंट्रोडक्शन, रिग्रेशन लाइन के ऊपर, रिग्रेशन कोफिशिएंट कंसेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं यूजेज ऑफ रिग्रेशन कंसेप्ट, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में कंपैरिजन और एक रिग्रेशन कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूजेज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। जो फर्स्ट यूज़ है वह है रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो रिग्रेशन एनालिसिस के केस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझने के लिए सपोज एक एग्जांपल देखते हैं फार्म के अंदर, लाइव स्टॉक फार्म के अंदर। लाइव स्टॉक फार्म के अंदर सपोज करें कि हमारे पास एनिमल्स के बर्थ वेट है और एनिमल का एडल्ट वेट को हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। यदि इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंसी है, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक ट्रेट दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इस केस में हम बर्थ वेट का इन्फॉर्मेशन हमारे पास यदि है पॉपुलेशन में, तो उसके बेसिस पर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एडल्ट बॉडी वेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसकी मदद से हमें अर्ली एज में सिलेक्शन करने का प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। सेकेंड यूज़ जो है वह है रिग्रेशन एनालिसिस गिव्स ए मेजर ऑफ द एरर। तो किसी मॉडल के अंदर रिग्रेशन एनालिसिस इक्वेशन का जो मॉडल है उसके अंदर कितना एरर है इसका भी हमें पता लग जाता है। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है रिग्रेशन एनालिसिस का। जो थर्ड यूज़ है वह है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट्स। जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यदि हमारे पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ द बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो उनकी हेल्प से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कंपैरिजन देखेंगे रिग्रेशन और कोरिलेशन कंसेप्ट के बीच में। कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर क्लोजली रिलेटेड बट देयर आर एसेंशियल डिफरेंसेस। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते कंसेप्ट है, लेकिन उनमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण डिफरेंसेस हैं। कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, वेयर एज रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू estimate the value of one variable on the basis of other। कोरिलेशन एनालिसिस को स्टडी करने के बाद हम मुख्यतः यह बता पाते हैं कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। डायरेक्शन कहने का तात्पर्य है कि वह पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या निगेटिवली कोरिलेटेड है। एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, या फिर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल क्या कम हो रहा है। इस तरीके की जो स्टडी है हम डायरेक्शन को स्टडी करते हुए कोरिलेशन से पता कर सकते हैं।
दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप भी हमें कोरिलेशन से पता लगता है। उससे यह पता लगता है कि इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, मॉडरेट है या वीक है। तो हमें कोरिलेशन के कंसेप्ट से यही दो चीज़ों का पता लगता है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। जबकि रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से हम दोनों वेरिएबल के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप को जान सकते हैं और फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस का जो यूज़ है वो काफ़ी एडवांस्ड है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कोरिलेशन के कंपैरिजन में। जो दूसरा कंपैरिजन है वह है इन कोरिलेशन एनालिसिस no distinction is made between two variables with regard to cause and effect variable, but in regression analysis cause and effect relationship is clearly indicated. That is, one variable is taken as dependent variable and the other as independent variable. कोरिलेशन एनालिसिस में कॉज और कोई ऐसा कॉज एंड इफेक्ट का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक वेरिएबल कॉज हो और दूसरा वेरिएबल उसका इफ़ेक्ट हो। ऐसा कोई हम स्टडी कोरिलेशन के अंदर नहीं करते हैं। दोनों वेरिएबल को हम सिमिलरली ट्रीट करते हैं। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर एक वेरिएबल हमारा कॉज होता है और दूसरा वेरिएबल उसका इफ़ेक्ट होता है। जो कॉज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और जो इफ़ेक्ट होता है वह डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वेरिएशंस करते हैं, यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट करते हैं कि एक हमारा कॉज है और दूसरा इफ़ेक्ट है। जो थर्ड कंपैरिजन है वह है कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। दस कोरिलेशन आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स। अब यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल है वह इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। इस वजह से कोरिलेशन आर एक्स वाई या कोरिलेशन आर वाई एक्स, हम दोनों को यदि इंटरचेंज करते हैं तो कोरिलेशन की वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में कॉज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप होता है। दोनों वेरिएबल अलग, बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं। तो इस केस में बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये दोनों, इन दोनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। जो फोर्थ डिफरेंस है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिफरेंस है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, वेयर एज रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल। ऑलरेडी मैंने कोरिलेशन और रिग्रेशन के वीडियोस में अलग अलग यह डिस्कस कर रखा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट स्केल या ओरिजिन के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। ओरिजिन के चेंज होने से मतलब है कि जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से हम मेज़र कर रहे हैं वेरिएबल को, वह पॉइंट को यदि हमने चेंज कर दिया तो कोरिलेशन की वैल्यू पर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। स्केल को हमने चेंज कर दिया, कहने का तात्पर्य है कभी हम केजी में ले सकते हैं, पाउंड में ले सकते हैं, टन में ले सकते हैं, क्विंटल में ले सकते हैं। अपने वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट में। हम मीटर में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, फीट में ले सकते हैं। हम मेज़रमेंट को किसी भी यूनिट में करें, किसी भी स्केल में करें, हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हम रिग्रेशन कोफिशिएंट कंसेप्ट की बात करें तो ओरिजिन के चेंज होने पर हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि हमने स्केल चेंज किया, एक बार हमने केजी में लिया, दूसरी बार हमने पाउंड में मेज़र किया, या फिर यदि लेंथ का वेरिएबल है, एक बार हमने सेंटीमीटर में लिया, दूसरी बार हमने इंच में लिया मेज़रमेंट को, तो फिर हमारा जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वह चेंज हो जाएगा। जो फिफ्थ कंपैरिजन है वह है कोरिलेशन एनालिसिस इज कन्फाइंड ओनली टू द स्टडी ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड देयरफॉर हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशंस। Regression analysis has much wider application as it studies
लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो कोरिलेशन एनालिसिस जो है वह सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप वेरिएबल के बीच में स्टडी करता है, इस वजह से इसका जो एप्लीकेशन है वह लिमिटेड है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो रिग्रेशन एनालिसिस लीनियर और नॉन लीनियर दोनों तरीके के रिलेशनशिप यदि वेरिएबल के बीच में है दोनों को स्टडी कर सकता है। इस वजह से इसका जो एप्लीकेशन है वह वाइड है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम लास्ट में रिग्रेशन कंसेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इस तरीके की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 10 इंडिविजुअल्स के एज और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया गया है। अब इसकी मदद से हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x निकालना होगा। y ऑन x का मतलब है कि हम जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालेंगे और उसे जब हम इक्वेशन में फिट करेंगे तो वहाँ पर हम y को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे x की मदद से। y यहाँ पर ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे एज की मदद से। तो यहाँ पर हम रिग्रेशन कोफिशिएंट किस तरीके से निकाला जाए इस बारे में कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमारा जो डिफरेंट वैल्यूज़ है एज का वह है 56, 42, 63, 49, 55, 42, 38, 60, 48 और 50। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है 147, 140, 149, 145, 150, 125, 115, 155, 120, 138। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास एज की वैल्यू और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है। अब हमें फार्मूला में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए हम पहले एक बार फार्मूला को देख लें। तो BY(x) है, इसका जो फार्मूला है वह है अंडर ब्रैकेट समेसन XY माइनस समेसन X इंटू समेसन Y डिवाइडेड बाई N। N यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल है जो कि 10 लिया गया है, होल डिवाइडेड बाई समेसन X स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट समेसन X देन स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। अब यह फार्मूला BY(x) के लिए है, BY ऑन X। इसी में यदि BXY निकालना हो, रिग्रेशन BX ऑन Y, तो उस केस में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो न्यूमरेटर पार्ट है वह तो एज सच सेम रहेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें x की जगह पर हम y के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। कहने का तात्पर्य है यह हो जाएगा समेसन y स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट समेसन y एंड देन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो यह कुछ एक छोटा सा चेंज करेंगे और फिर हम दूसरा वाला जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इन वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट के कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक्स करते हैं। जो कॉमन मिस्टेक है वह डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जनरली मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर समेसन X स्क्वायर और अंडर ब्रैकेट समेसन X एंड देन स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में कई बार गलती हो जाता है और फिर यहाँ पर मिस्टेक्स हो जाते हैं। जब हम सिंपल समेसन X स्क्वायर की बात करते हैं तो हम पहले जो हमारे पास 10 एज के वैल्यूज़ है X के रिस्पेक्ट में, जो अलग अलग 10 वैल्यूज़ हमें मिले हुए हैं, सबको अलग अलग हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसे हम सम कर देंगे। तो यह आ जाएगा हमें समेसन X स्क्वायर। अब जो दूसरा पार्ट है वह है अंडर ब्रैकेट समेसन X एंड देन स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 10 वैल्यूज़ को X के रिस्पेक्ट में 10 वैल्यू को सबसे पहले सम कर लेंगे और सम करने के बाद तब हम स्क्वायर करेंगे। तो यह डिफरेंस है। यहाँ पर कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा इस बात को एम्प्लीफाई किया मैंने। तो देखते हैं कैलकुलेशन
इन चीज़ों को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास x के वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो सबसे पहले x को हमने समेसन x निकाल लिया। 500 समेसन x हमारा 503 आ गया। समेसन y जो है वह 1384 आ गया। हमने अलग अलग हर वैल्यू को थर्ड कॉलम में हमने हर वैल्यू को अलग अलग सेपरेटली स्क्वायर किया। 56 का स्क्वायर 3136, 42 का स्क्वायर 1764। तो इसी प्रकार से हमने हर एक वैल्यू को स्क्वायर किया और तब उसका सम निकाला। तो समेसन एक्स स्क्वायर 25,907 आ गया। और फिर हमने लास्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई किया x और y को। 56 इंटू 147 8,232। सिमिलरली 42 इंटू 140 5,880। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई किया और बाद में उसका जो हमें समेसन मिला वो 70,434 यह वैल्यू आ गए। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इस फार्मूला में। तो बी वाई एक्स निकालने के लिए सबसे पहले समेसन एक्स वाई हमें 70,434 है, माइनस समेसन एक्स 503 इंटू समेसन वाई 1384 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 10 है, होल डिवाइडेड बाई समेसन एक्स स्क्वायर जो कि हमने कैलकुलेट किया था 25,907 माइनस अंडर ब्रैकेट समेसन एक्स देन स्क्वायर। यह हो जाएगा 503 हमारा समेसन एक्स था, उससे स्क्वायर करेंगे या फिर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट का जो कैलकुलेशन है वह 818.8 आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का जो कैलकुलेशन है वह 606.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल कैलकुलेशन है वह 1.35 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बी वाई एक्स कैलकुलेट कर लिया 1.35। इसी तरीके से हम इजीली बी एक्स वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में एक्स की जगह पर हम वाई को यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम बी एक्स वाई को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो होप करता हूँ आगे आप इसके बेसिस पर अन्य क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने यूज़ ऑफ रिग्रेशन कंसेप्ट, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, उसे हमने समझने की कोशिश की। इसके अलावा हमने एक क्वेश्चन भी रिग्रेशन कंसेप्ट पर सॉल्व करने का कोशिश किया। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो न्यूमेरिकल पार्ट से या किसी अन्य पार्ट से तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके क्वेरी को, आपके जो भी सस्पिशंस है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।